बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे। और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि आज हम एक ब्लेंड लेकर आए हैं शो में, जिसमें आपको एक जानिब तो हम PSL की बात करेंगे, उसके साथ साथ दीगर खेलों की भी बात करेंगे, बेसबॉल पर बात होगी, उसके साथ गोल्फ पर बात होगी, इसके साथ साथ मौसमियाती तगय्युरात पर बात होगी। जो अभी मौसमियाती तब्दीली आ रही है उसमें हमारे कुछ ऐसे जो लोग हैं, ऐसे टैलेंट हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, अवार्ड्स दे रही है दुनिया उनको। तो ग्लोबल चेंज मेकर अवार्ड पर भी बात होगी। और इसके साथ साथ आपको बताते रहें कि एक वार्निंग जारी की गई है वॉशिंगटन पोस्ट में, अमेरिका के अखबार में, जिसमें कहा जा रहा है कि इस हफ्ते रवां हफ्ते जो है रिकॉर्ड कायम हो सकता है पाकिस्तान में गर्मी का। और इससे पहले ना आपको पता है 2018 में नवाबशाह में 50 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, और वो भी अप्रैल का महीना था। मौसमियात भी कर रहा है, वो ये कर रहा है कि 4 मई से पंजाब में जी जोरों शोर से बारिशें होने वाली हैं। और देखते हैं खबरें हैं, मौसम होता क्या है, कैसी मौसम करवट लेता है। लेकिन फिलहाल सबसे पहले बड़ी खबर में बात करते हैं भारत के खुद साख्ता फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से, जिसका जिक्र बड़े दिनों से हम कर रहे हैं। सबसे पहले पहलगाम वाक़े की ही बात हम कर रहे हैं। इस जाली ड्रामे के सबूत पेश करने की बजाय पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात भारत लगाता रहा है और उसको जवाब बनाकर पाकिस्तान में कार्रवाई की गीदड़ भपकियां भी लगा रहा है। पहलगाम वाक़े को अब जनाब 7 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक इल्ज़ामात के कोई सबूत पेश नहीं किए गए और सिर्फ ज़बानी जमा खर्च चल रहा है। पहलगाम वाक़े की पाकिस्तान ने गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की, मगर भारत ने अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दिया है। और बजाय इसके कि सबूत फराहम किया जाए, भारत पाकिस्तान पर फौजी कार्रवाई का इरादा करने लगा है। इस पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने यह कहा है कि हमारे पास मुस्तनद इत्तलात हैं कि भारत पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर अगले 24 से 36 घंटों में पाकिस्तान के खिलाफ कोई फौजी कार्रवाई कर सकता है। हम वाज़े ये करना चाहते हैं कि पाकिस्तान ऐसी किसी भी हरकत का यकीनी और फैसला कुन जवाब देगा। पाकिस्तान दहाइयों से खुद दहशतगर्दी का शिकार रहा है। हमने पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की है। बदकिस्मती से भारत ने तसादुम की राह पर चलने का फैसला किया है जो तबाहकुन साबित होगा। हम भारत के खुद ही मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का किरदार मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान के पास सनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने जिम्मेदार रियासत होने के नाते सच्चाई का पता लगाने के मुहर्रिकात जानने के लिए खुले दिल से आजादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। बदकिस्मती से भारत ने गैर माकूलियत और तसादुम के रास्ते पर चलने का इंतखाब किया, जो कि खित्ते और दुनिया में तबाहकुन नताइज का बायस होगा। पाकिस्तान इस बात का वाज़े इरादा करता है कि भारत की तरफ से किसी भी किस्म की फौजी मुहिम जोई का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बैनुल-अक़वामी बरादरी को यह समझने की जरूरत है कि जंग से होने वाले तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारत पर आयद होगी। और अब पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए अमेरिका भी मुतहरिक हो गया है और अमेरिकी वजीर खारजा जल्द पाकिस्तान और भारत के वज़राए खारजा से बात करेंगे। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस के कहती हैं कि मार्को रूबियो पाकिस्तान और भारत को कशीदगी में इजाफा ना करने का कहेंगे। अमेरिका दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी खत्म करने पर काम कर रहा है और उधर वज़ीर आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सिंतास मुआहदे पर भारत के गैर कानूनी और गैर जिम्मेदाराना इक़दामात नाकाबिले कबूल हैं। भारत की किसी भी मुहिम जोई पर पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी का पूरी ताकत से दिफा करेगा। सेक्रेटरी जनरल भारत को जिम्मेदारी और तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दें। जम्मू कश्मीर का हल तलब मसला जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है और दुनिया इस वक्त खित्ते में किसी किस्म की कशीदगी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। और दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पहलगाम वाक़े को 7 दिन गुजर गए हैं, मगर भारत आज तक सबूत पेश नहीं कर सका है। और भारतीय फौज में दहशतगर्दों के एक बड़े नेटवर्क को बेनकाब करते हुए उन्होंने ये बताया कि भारत खुद रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। 25 अप्रैल को भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द को जहलम के करीब से पकड़ा गया। उसके घर से इंडियन साख्ता ड्रोन और 10 लाख रुपए बरामद हुए।
इस दहशतगर्द का हैंडलर भारत का एक फौजी है। डीजी ISPR ने गिरफ्तार दहशतगर्द और हैंडलर के दरमियान होने वाली ऑडियो और व्हाट्सएप चैट पेश करते हुए बताया कि कम्युनिकेशन भारत में सूबेदार सुखविंदर से हो रही थी। भारत पाकिस्तान में शहरियों और फौज पर हमलों के लिए दहशतगर्दों को बारूद भी फराहम कर रहा है और ये IEDs ड्रोन के जरिए भेजी जाती है। 7 days have passed Silgram incident, but so far there have been no shred of evidence that has been provided to support the baseless allegations being made against Pakistan. बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा जो नेट है बैठा हुआ है। वो खुद कह रहा है, वो मेजर इंडियन आर्मी का, कि मैं लाहौर से लेके बलूचिस्तान तक हम लोग काम कर रहे हैं। और ये कौन है? ये रॉ नहीं है जेंटलमैन, दिस इज इंडियन आर्मी। लुक एट द प्रोफेशनलिज्म एंड कंडक्ट ऑफ दिस आर्मी। ये उनके अफसर और JCOs और सोल्जर्स कर रहे हैं, ये काम करवा रही है उनकी हुकूमत अपनी फौज। दिस इज हाउ टेरर फाइनेंसिंग इज डन, कि मैं छोटे छोटे टुकड़ों में मुख्तलिफ अकाउंट्स में पैसे भिजवाऊंगा, मैं किसी को भेजूंगा, वो किसी को भेजेगा, किसी के हाथ से आपके तक पहुंचेंगे। और क्या कह रहे हैं कि मैं इधर 1-2 दिन के लिए नहीं आया, मैंने ये सालों दहशतगर्दी कर रहा हूं और करता रहूंगा। आर दे ह्यूमंस? दीज आर सर्विंग जूनियर कमीशन ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन आर्मी। कि बस स्टैंड पे जाओ, पब्लिक हो, ज्यादा लोग हो, मासूमों को दहशतगर्दी का शिकार बनाओ और उनको कत्ल करो, और ऐसी जगह जिसमें मीडिया जो सा है छलांगे मारे, उसको उछाले। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ये कहना है कि पहल नहीं करेंगे, लेकिन भारत ने कुछ किया तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अगर पाकिस्तान के पानी के साथ गड़बड़ की तो ये जंग तस्वुर होगी। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई लेना देना नहीं। I can now assure this house पाकिस्तान का इस वाक़े से कोई लेना देना नहीं। ट्रीटी जो है वो बाइंडिंग होती है, ना ये खत्म हो सकती है, ना ये तब्दील हो सकती है, अनलेस के दोनों पार्टीज उसको एग्री करें और उस पर इत्तफाक करें। अगर आपने हमारे पानी के साथ कोई गड़बड़ की, ये तो पेपर पे है ना, ना बेंस वो ये, तो हम फिर ये एक जंग तस्वर होगी, क्योंकि ये 240 मिलियन लोगों की लाइफ लाइन है। ये कोई एस्केलेटरी मूव को भी कंसिडर कर रहे हैं, ये हम पहल नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी ने किया, अगर इंडिया ने ये काम किया, तो इस दफा टिट फॉर टैट होगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा इंशाल्लाह। और यही नहीं, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ये कहना है कि भारत ने शरारत की तो एक के बदले 2 के तनासुब से जवाब दिया जाएगा। पहलगाम हमले के पीछे भारत के बहुत से अज़ाइम इस टाइम मॉनिटर कर रहे हैं, सारा आपके सामने है सारी सिचुएशन, लेकिन अगर कोई चीज़ आएगी तो फिर उसका जवाब उसी तरह मिलेगा जिस तरह वो करेंगे। जलाल साहब आपको मेरे ख्याल में अगले दिनों में किसी वक्त एविडेंस देंगे, जो सारे हमारी ट्रेन पे जो अटैक हुआ था उस पर किस किस तरीके से इन्वॉल्व थे। लाल साहब इंशाल्लाह अगले दिनों में आपको उसके ऊपर पूरी ब्रीफिंग का प्लान कर रहे हैं। और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब ने, दिफाई तज्जिया कार है। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सारा ओवरव्यू तो हमने दिया है अभी, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं पहलगाम वाक़े की, तो भारत सबूत फराहम करने की बजाय पाकिस्तान पर ही फौजी कार्रवाई का सोच रहा है, और उसके मुताबिक मोदी ने गुज़िश्ता रोज़ इजलास में जिसकी इजाज़त भी दे दी गई है, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी इस हवाले से खबरदार कर चुके हैं कि भारत के जंगी जुनून जो है उसे सर चढ़कर बोल रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, ये कोई नई बात नहीं है। जब भी इंडिया में इलेक्शंस होने लगते हैं तो इस तरह की कहानियां जो है वो सरफेस हो जाती हैं। स्पेशली बिहार का जो इलेक्शन अभी होने जा रहा है सितंबर अक्टूबर के अंदर इंडिया में, उससे पहले एंटी पाकिस्तान नैरेटिव को दोबारा से उसी तरह से हाइप दी गई है कि जैसे लोकसभा के इलेक्शंस 2024 में हुए थे। तो भाई कहावत भी है कि देखो क्यों है तनाव और इंडिया में कहाँ है चुनाव। तो लिहाजा जब भी चुनाव का टाइम आता है तो इस तरह की चीजें होती हैं ना। अभी अगर आप देखें तो हमारी जो मीडिया है, जो आप लोग हैं, आप जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया है चैनल आपका, तो आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ उनको इंतबाह कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि डोंट डू इट, डोंट मैच विद पाकिस्तान, वी आर अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। हम रिस्ट्रेंट का मुजाहरा, जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन मोदी जो है वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए बेसिकली उनको उनकी तवज्जो हटाना चाहता है। अपने मणिपुर और जो 7 सिस्टर्स हैं वहां पर जिस तरह लड़की पसंद तंजीम है उसको रोकने के लिए, किसानों के जो एहतजाज चल रहा है उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है वो
सिखों के ऊपर देख लें तो जैसे उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, तो और ओवरऑल जो डोमेस्टिक लेवल के ऊपर उनकी डिस्टर्बेंस है, उसको अंदरूनी खलफशार जिसे कहेंगे, उससे तवज्जो हटाने के लिए वो जंग का सहारा लेना चाहता है। अभी इनिशियली ये 7वां-8वां दिन है इस ड्रामे को शुरू हुए हुए, तो शुरू के 2 दिन इंटरनेशनल मीडिया ने उनको कवरेज भी दी कि वहां पे कोई 26-23 मासूम जो सैयाह हैं वो मारे गए हैं, लेकिन उसके बाद जब तमाम अकाइयां, तमाम इशारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जब पूरे हुए हैं, तो इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कवर करना छोड़ दिया। अब जो कवर कर रहे हैं वो जो मोदी के जो वॉर हिस्टेरिया उसने क्रिएट किया है, उसके ऊपर सिर्फ बातचीत हो रही है। और उस सिलसिले में आपने देखा कि कल यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल उन्होंने भी बात की कि हम सालिसी करते हैं पाकिस्तान इंडिया के दरमियान। ट्रंप ने भी इसको बहुत लाइट लिया, यूरोपियन यूनियन की जानिब से कोई उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं है। चाइना ने तो मजीद जो है ठोस पोजिशन ली, और अबव ऑल जो ईरान है उसने कहा जी कुछ भी होता है तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। तो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल लेवल के ऊपर हमने काफी सक्सेस कर ली है, लेकिन हैविंग सेड दैट हम एक मकार दुश्मन को भुगत रहे हैं पिछले 76 सालों से। तमाम कॉन्टिजेंसीज, प्लानिंग, पोजीशनिंग ऑफ द ट्रूप्स इन प्लेस है, तमाम चीजों के लिए हम तैयार हैं, लेकिन फिर यही कहेंगे चूंकि हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, हमें एस्केलेशन को रोकना चाहिए, क्योंकि जब 2 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स आपस में लड़ती हैं तो तमाम थ्योरीज के मुताबिक उसकी जो एस्केलेशन लैडर है उसको स्पाइरल अप होने से कोई रोक नहीं पाएगा। फिर पाकिस्तान का नुकसान तो होगा सो होगा। हमारे तो और भी पाकिस्तान जो मुसलमान मुल्क और भी हैं, जो इंडिया का नुकसान होगा, जहाँ 1.5 अरब की आबादी है, उसकी इमेजिनेशन आप शायद ना कर सकें। तो लिहाजा ये मोदी जो आरएसएस का एक जो पॉलिटिकल फेस है बीजेपी की, उसको आरएसएस की आइडियोलॉजी लेके आगे चलता है, उसको होश के नाखून लेने चाहिए। उसके जो डोमेस्टिक ऑडियंस है, उसकी पब्लिक है, उसको रोकने की जरूरत है। अदरवाइज पाकिस्तान इज रेडी। हम जंग से पीछे एक लम्हे को नहीं हट रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम एक जिम्मेदार और जो एक तहम्मुल वाला मुल्क है उसके होने का सबूत हमने माजी में भी दिया है और अब भी दे रहे हैं। लेकिन चूंकि अगर मोदी वॉर हिस्टेरिक सिचुएशन उसने क्रिएट कर रखी है, उसके चैनल्स को अगर आप देखें, इंडियन चैनल्स को, तो उन्होंने वॉर रूम्स बना दिए। मतलब सो मच सो ये कोई किस किस्म का ये गोदी मीडिया है, और इंटरनेशनल जो मीडिया है मेरे ख्याल उसको अच्छी तरह ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। तो हम हर तरीके से तैयार हैं, लेकिन जंग इस खित्ते के लोगों के लिए किसी सूरत भी ठीक नहीं होगी। इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को अब तो उनके अपने जनरल कुमार जो नॉर्दर्न उनकी कमांड है जो कश्मीर के अंदर सारे ऑपरेशन करती है, उसके जनरल कुमार ने कल बिल्कुल साफ कहा कि जो ऑपरेशन हुआ है अंदर से हुआ है, जो सो कॉल्ड सयाह मारे गए हैं, और हमारी फौज इसका तैयार नहीं है क्योंकि सरप्राइज का एलिमेंट है ही कोई नहीं। तो लिहाजा पाकिस्तान में अगर हम इंग्रेस करते हैं तो हमें खासी मार पड़ेगी और हमारे ट्रुप्स जो है वो बलि का बकरा बनेंगे। तो लिहाजा उसको ओहदे से हटाया गया। उसको जब हटा रहे थे, आज उसको दिल्ली में बुलाया, उसने कहा मेरे खिलाफ अगर कोई डिसिप्लिन की कार्रवाई आप करते हैं तो मैं ना सिर्फ पहलगाम को एक्सपोज करूंगा, बल्कि उससे पहले होने वाले जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में तमाम कटा चटा जो है वो मीडिया के सामने रखूंगा। अब इसके बावजूद कि आपकी जो मिलिट्री का मोराल ये है, मिलिट्री और उनके सिविलियन लीडरशिप के अंदर जो कोऑर्डिनेशन का जब ये हाल है, तो फिर कहते हैं हम जंग करेंगे। अब जब जंग करेंगे तो फिर सो बिस्मिल्लाह आए, फिर हम पाकिस्तानी नोन फॉर के रेजिलिएंट है, हम लोग बैटल हार्डन फौज है, लेकिन क्या हम इसके मुतहम्मिल हो सकते हैं? तमाम के तमाम जो जिम्मेदारी होगी फिर मोदी और इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर होगी। तो लिहाजा वी आर रेडी। ब्रिगेडियर साहब, ये मोहसिन नकवी साहब भी कह चुके हैं कि इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के पीछे भारत के बहुत सारे अज़ाइम हैं और हम एक का जवाब दो के तनासुब से देंगे, तो इसके लिए जो हाई अलर्ट है वो तो हमारे सामने ही है। लेकिन आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप पहले बयान ये दे चुके थे कि ये दोनों झगड़ालू कौमें हैं, आपस में लड़ती रहती है और कुछ ही अरसे में ठीक हो जाती है, ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस ये बता रही हैं कि जल्द मार्को रूबियो जो है वो मुलाकात करेंगे और मुलाकात में वो डी एस्केलेशन का पैगाम देंगे दोनों पाकिस्तान और भारत को। तो आपको लगता है कि मीडिएशन की जरूरत है इस वक्त? देखिए, मीडिएशन बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, जो आजकल लिथैलिटी ऑफ वेपन्स हैं या प्रिसीजन ऑफ वेपन्स हैं वो इस कदर बढ़ गई हैं कि आप इस वक्त कन्वेंशनल जंग के मुतहम्मिल हो भी नहीं सकते हैं। अगर सिर्फ कन्वेंशन की बात करूं, न्यूक्लियर तो खैर दूर की बात है। तो लिहाजा इस वक्त चूंकि इंडिया के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स की, इसराइल की और दीगर ममालिक की बुग़्ज़े चाइना के सिलसिले में खासी इन्वेस्टमेंट है, तो वो उसको डायरेक्ट उस तरह से जो है वो उसको मलाइन नहीं करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन इंडिया के हक में स्टेटमेंट का ना आना यूनाइटेड नेशंस की जानिब से
यूएस की जानिब से, सऊदीया की जानिब से, कि जहां $200 बिलियन का भी मुआहदा करके आया मोदी MBS के साथ। इन तमाम जो बड़े जो प्लेयर्स हैं इसको दुनिया के, रशिया ले लें, जर्मनी ले लें, फ्रांस ले लें, यूके ले लें, किसी ने इंडिया के हक में बयान नहीं दिया, रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करने का कहा। तो दैट मीन्स टू से कि वो इंडिया के नैरेटिव के साथ नहीं खड़े। मीडिएशन होनी चाहिए, जंग को रुकना चाहिए, मोदी को लगाम डालनी जरूरी है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर के ये इंटरडिपेंडेंट मुल्क है, सॉरी दुनिया हो चुकी है, ग्लोबल विलेज है। एक खित्ते की लड़ाई दूसरे खित्ते के अंदर स्पिल ओवर होगी, और ये ग्रेट पावर्स जो हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, वो इस चीज को अच्छी तरह जानते हैं। उनको मालूम है कि मोदी का नैरेटिव एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पे बेस्ड है, तो लिहाजा वो अपनी इन्वेस्टमेंट को जाया नहीं करना चाहते, लेकिन एट द सेम टाइम वो इंडिया को कह रहे हैं डोंट डू इट, रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करो, राइट। दोनों ममालिक कह रहे हैं, ऑफ कोर्स हम दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। पाकिस्तान का पल्ला डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल पे भारी है। मिलिटरीली आप देखें तो बैटल हार्डन है। कल DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं समझता हूँ कि इससे बढ़ के और क्या आप सबूत पेश कर सकते हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में पेश कर देगा, दुनिया के चैलेंज उसको कवर किया है। और एट द सेम टाइम DGISPR ने यह भी कहा कि कोई भी मीडिया, कोई भी न्यूट्रल पावर अगर हमारे जो इस सबूत को फोरेंसिक कराना चाहती है तो वो भी करा ले। ये दिखाती है हमारी खुद एतमादी, ये दिखाती है हमारी प्रिपरेशन को। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर रेडी, हर तरीके से रेडी हैं। जंग ना हो तो बेहतर है, अगर जंग हुई तो फिर एक ईंट के जवाब में पत्थर से नहीं होगा, फिर एक ईंट के बदले 5 ईंटें होंगी फिर। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं और कि हर तरफ से अमन काम ही दिया जा रहा है कि दोनों जानिब से मामलात को बेहतर तरीके से सुलझाया जाए बजाय इसके कि जंग की तरफ जाया जाए, लेकिन अगर आपको लगता है कि इंडिया हठधर्मी पर अपने कायम रहता है और इस तरह का कोई भी स्टेप लेने का सोचता है, जिस तरह से आपने बात की कि फिर सारी जिम्मेदारी इंडिया पर ही होगी और डेफिनेटली जंग अपनी मर्जी से शुरू तो की जा सकती है लेकिन खत्म नहीं की जा सकती। देखिए बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम जो इसका मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन 1999 कारगिल जब हुआ था तो उस वक्त तक हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन चुके थे 98 में, तो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं खुले थे, जंग ऑल आउट जंग नहीं हुई थी। इसी तरह 2001 के अंदर उन्होंने खुद साख्ता एक मजीद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अपनी पार्लियामेंट की बिल्डिंग पर किया था। तब भी हम 1.5 साल आईबॉल टू आईबॉल बैठे थे इंटरनेशनल बॉर्डर पे, लेकिन दोनों ममालिक ने कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं खोला था। इसी तरह 2007 समझौता के बाद 2008 में हम एस्केलेशन में गए और अगेन इंटरनेशनल बॉर्डर पे बैठे। जंग उस वक्त क्यों नहीं हुई थी और अब क्यों नहीं होने जा रही मेरी असेसमेंट के मुताबिक? क्यों? इसलिए कि न्यूक्लियर डिटरेंस इंटैक्ट है। जो म्यूचुअल तबाही है दोनों ममालिक की, वो दोनों ममालिक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा अब होगा क्या? होगा ये इस तरह से कि चूंकि मक्कार दुश्मन है तो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हम पूरा साल ही 10 लगे होते हैं करने। वो इंडिया हमेशा उसमें भी पहल कर रहा होता है तो जवाब भरपूर जाता है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जरूर कुछ एक्सचेंज ऑफ फायर हो सकता है, या कोई बालाकोट टाइप हो सकता है, कोई दूर से स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से अपने इलाके में रहते हुए जहाजों को पाकिस्तान में इंग्रेस ना कराएं, हो सकता है कुछ फायरिंग करें, लेकिन हमारे शाहीन उनको भी रिसीव करने के लिए तैयार हैं। मक्कार दुश्मन होने के नाते जैसे भी झेलम दरिया के अंदर उन्होंने पानी छोड़ दिया था, शायद इस तरह की कोई कार्रवाई करेंगे, पाकिस्तान के अंदर कोई सैलाब आ जाए। इससे बढ़ के करने की मोदी की हिम्मत नहीं है। लेकिन ये कहते हुए मैं ये जरूर कहूंगा कि हम कॉम्प्लिसेंट नहीं हैं। हम हर चीज को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मोदी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अब उसका सर्वाइवल एट स्टेक आ गया है। बीजेपी की गवर्नमेंट एट स्टेक है, तो कुछ भी हो सकता है। वी आर रेडी फॉर दैट। बिल्कुल, और कंप्लेसेंट हम बिल्कुल भी नहीं है, हाई अलर्ट पर हैं और जो भी जवाब दिया जाएगा आपने देखा ही है, जो भी बयान दे रहा है वो कह रहा है कि दुगना जवाब दिया जाएगा, उसकी नौयत 2 गुना बढ़ाकर दी जाएगी। लेकिन अभी आप बताएं कि ये जो टाइमिंग है जिसमें आप मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज पाकिस्तान की जानिब से देख रहे हैं, जिसमें वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस है पहले, लेकिन DGISPR की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी और उसमें उन्होंने सबूत भी पेश किए हैं, तो आपको लगता है कि ये पाकिस्तान की जानिब से संजीदगी और सिंसेरिटी शो करता है किसी तौर पर? जो हमारे हुक्मरान इस वक्त मौजूद है या हमारे फौजी हुकाम जो मौजूद हैं इस वक्त अपनी जानिब से कोशिश ये कर रहे हैं कि वो भारत को तनबीह करते रहें, बताते रहें, तो हमारी तरफ से जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखें इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप एक पेज के ऊपर है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट के दौरान प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि हम
इसको जंग को नहीं शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पानी को अगर रोकेंगे तो एक्ट ऑफ वॉर होएगी और हम उसका भरपूर जवाब देंगे। कैसे? एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर के फुल स्पेक्ट्रम को इस्तेमाल करते हुए। तो अगेन फुल स्पेक्ट्रम की बात की, न्यूक्लियर की बात नहीं की। जिम्मेदार स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। 2019 में भी जब रिस्पॉन्ड किया था तो उसका भी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पे थी, आपस में हम आंग थी। इसका 2025 में भी वही यूनिटी, वही तैयारी, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही रेस्ट्रेंट है जिसके लिए पाकिस्तान दुनिया में पहचाना जाता है। इंटरनेशनली भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जो स्टेटमेंट्स हैं बहुत रेस्ट्रेंट और जिम्मेदारी वाली हैं। हम कह रहे हैं बार बार कि हम जंग नहीं चाहते। 400 किलोमीटर दूर जाके आप कहते हैं कि हमने जाके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दिए। अब तो अपने उनके जनरल साहब ने कहा है कि नहीं हमारे एग्जैक्टली राइट। ब्रिगेडियर साहब मेरा ख्याल हम सुन सकते हैं। बताइएगा कि इस वक्त अब वो एक बड़े नेटवर्क की बात की जा रही है। अभी वैसे आप कंप्लीट कीजिए अपना जवाब, लेकिन बलूचिस्तान से लाहौर तक नेटवर्क की बात की जा रही है, उस पर भी जरा रोशनी डालिएगा। देखिए इसमें भी अब हर चीज प्रूवन है। इन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर ने भी कहा है कि जाफर एक्सप्रेस के ऊपर पे जो हमला हुआ था, हम आउटराइटली इंडिया के ऊपर इल्जाम लगा सकते थे क्यों BLA की फंडिंग जो है रॉ के जरिए वो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। लेकिन इस ट्रेन के ऊपर भी जो हमला हुआ था ये भी तमाम टेक्निकल इंटेलिजेंस और इसकी फंडिंग इंडिया कर रहा था। अब उसकी भी सबूत पूरे हमारे पास सामने जो है वो दिखाने और फोरेंसिक के हिसाब से हम तैयार होंगे तो इंटीरियर मिनिस्ट्री उसको भी दिखा देगी। इससे पहले जो अभी 75-76 उन्होंने हमने मारे हैं इनके फौजियों को हसन खेल के इलाके में नॉर्थ बलूचिस्तान में, तो वो भी बेसिकली पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की ऑपरेशनल रेडीनेस को चेक करने का एक इवेंट था कि वहां से उनको भेजें वेस्टर्न बॉर्डर से दहशतगर्दों को और ईस्टर्न बॉर्डर पे कन्वेंशनल जो इंडियन की अफवाज है उनको लेकर आए, तो पाकिस्तान को स्क्वीज करने का शायद उनका प्लान था। लेकिन हमने वेस्टर्न बॉर्डर पे भी उसी तरह नजरें रखी हुई हैं जैसे कि ईस्टर्न बॉर्डर की इवॉल्विंग सिचुएशन पर। टू फ्रंट वॉर के लिए भी तैयार हैं। सबक राइट क्वार्टर पे राइट ईयर्स तक पहुंच चुका है। बिल्कुल ठीक है। तो ब्रिगेडियर साहब आपको लगता है कि क्या फिर यही वजह है जिस तरीके से हम आज से पहले भी हमेशा इंडिया को एक्सपोज करते आए हैं, भले ही कुछ भूषण वाला मामला हो या कोई भी इस तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो, तो इसी वजह से फिर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी से डर रहा है इंडिया ताकि उसका भांडा ना फूट जाए? उसमें देखिए अगेन फिर कोई दो राय नहीं है इसके अंदर। कभी भी वो इंडिपेंडेंट, न्यूट्रल और एक्सेप्टेबल इंक्वायरी पे इंडिया नहीं जाएगा। उसकी एक छोटी सी एक मिसाल ये ले लें कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हमारे कश्मीर है, उस मकबूजा कश्मीर के अंदर इंडियंस कभी यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स को नहीं आने देते। बिल्कुल। इंटरनेशनल मीडिया को नहीं जाने देते। ऑन दी पाकिस्तानी साइड हमारे पास यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर्स भी हैं और इंटरनेशनल मीडिया भी जो है उधर जाके कवरेज कर रहा होता है। क्यों? बिकॉज वी आर कॉन्फिडेंट कि हम राइट पे हैं, हम ठीक है। इंडिया कभी भी अपने इलाकों के अंदर इन चीजों को नहीं आने देता क्योंकि वो सबूत को पेश ही नहीं कर सकता है। अभी भी इससे पहले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जितने हुए हैं, पाकिस्तान ने हमेशा कहा कि लेट्स सिट और अब बैठ के हम इंक्वायरी कर लेते हैं कि जिसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर हम कसूरवार हुए तो ठीक है, आप इंटरनेशनल तो फिर दुनिया पूरी हमारी तरफ देख रही है। ये हमारा कॉन्फिडेंस को शो करता है, ये हमारा तो लिहाजा इंडिया को शो करता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद बिनहा साहब। बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के, सारी सिचुएशन पर रोशनी डालने के लिए, बताने के लिए कि कितना रेडी है पाकिस्तान और उसके साथ साथ कितना संजीदा है, खित्ते में अमन बरकरार रखने के लिए कितना सिंसियर है। और ये चीज़ें आपके सामने बयानात की सूरत में सामने आ रही हैं और उसके साथ साथ रेडीनेस की सूरत में आ रही हैं। जो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करने की कोशिश की जा रही हैं, उनको ज़ायल किया जा रहा है, ख्वारिजियों को मारा जा रहा है। तो आपके सामने है कि पाकिस्तान आर्मी कितनी रेडी है और हुकूमत कितनी रेडी है जवाब देने के लिए। जी हाँ बिल्कुल। और ब्रेक पर जाने से पहले ज़रा हम बताते चले आपको ये भी कि पाक फ़ज़ाइया जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और मल्टी डोमेन सलाहियतों से लैस है और मजबूत क़ुव्वत के तौर पर खड़ी है। जदीद तरीन असासे इस बात को यकीनी बनाते हैं कि पाकिस्तान के फ़ज़ाई दिफा को चैलेंज नहीं किया जा सकता और कौम का आसमान नाकाबिले तस्खीर है।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। और अब बात करते हैं दो बाहिम्मत, पुरज़्म और काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी ख़वातीन की जिन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी की है। रुबीना बानो और पूनम हमजा ने हाल ही में बाकू आज़रबाईजान में होने वाली ग्लोबल चेंज मेकर समिट 2025 में शिरकत की है, जहां उन्हें ग्लोबल चेंज मेकर अवार्ड से नवाजा गया है। उनको ये अवार्ड मिसाली क़यादत, कम्युनिटी की बेहतरी, नौजवानों के लिए SDGs रहनुमाई और खिदमात के एतराफ़ में दिया गया है। दोनों ख़वातीन ने आलमी सतह पर कम्युनिटी तरक्की का मॉडल भी पेश किया। रुबीना और पूनम आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम से वाबस्ता हैं। पूनम खुसूसी अफराद की बाख्तियारी के लिए सरगर्म अमल है, जबकि रुबीना माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ इक़दामात, सेहत और तालीम में जिद्दत जैसे कि एडोलेसेंट फ्रेंडली स्पेसेस, ECD सेंटर्स और कम्युनिटी सेविंग के हवाले से खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। मजीद दोनों हमारे साथ ही मौजूद हैं, से बात करते हैं। बिल्कुल, पूनम और रुबीना, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आप दोनों कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले एक्सप्रेस न्यूज़ और आप दोनों का बहुत शुक्रिया, हमें ये प्लेटफॉर्म दिया यहाँ पे अपना वर्क प्रेजेंट करने के लिए और बातचीत करने के लिए कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने गए थे वो क्यों इम्पोर्टेंट है और उसमें हमने क्या काम किया, ये सब प्रेजेंट करने के लिए आपने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया, उसके लिए सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहती हूँ। मेरा नाम रुबीना बानो है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में करवाती हूँ। और मैंने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, एडिड एग्रीकल्चर रावलपिंडी से, और डेवलपमेंट सेक्टर में पिछले 15 साल से मैं वाबस्ता हूँ। मैंने इंटरनेशनल नेशनल NGOs में भी काम किया और इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में भी काम किया, जिसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो मेरा फोकस है। मेरा जो काम है वो प्रोग्राम मैनेजमेंट है और इस प्लेटफॉर्म में जो हमें मौका दिया गया था, इसी वजह से दिया गया था कि हमारा जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट था वो एक यूनिक कॉन्सेप्ट था, जिसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट और पार्टिसिपेटरी रूरल डेवलपमेंट को हमने फोकस किया था। इसी के बिना पे हमें वहाँ पे पाकिस्तान को और GB को प्रेजेंट करने का मौका मिला। ज़बरदस्त। अच्छा पूनम, आप बताइए अपने बारे में कि आप क्या करती हैं, दूसरा ये कि जो खुसूसी अफराद को बाइख्तियार बनाने के लिए जो आपका रोल है उस हवाले से भी हमें बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें बोलने का मौका दिया इस प्लेटफॉर्म में। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो मैं प्रोफेशनली जो है एकेडियन बल्कि आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के साथ पिछले 4 साल से काम कर रही हूँ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। और जहाँ तक मेरे एजुकेशन का ताल्लुक है तो मैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर चुकी हूँ मीडिया एंड कम्युनिकेशंस में। और खुसूसी अफराद के लिए जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की मैं बात करूँ तो वो ये है कि मैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे फोकस करती हूँ। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है वो ये है कि हम वहाँ पे मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटी हैं उनको भी इक्वली रिसोर्स और अपॉर्चुनिटीज जो है वो फराम करें, तो वही इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहलाती है। बिल्कुल। तो रुबीना, जहाँ तक बात जी मेरी काम की, तो जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए मैंने काम किया वो एक वॉलंटियरली सेटअप में मैंने काम किया और एज अ वॉलंटियर मैंने किया है। ये भी एकेडियन के विदिन एकेडियन रहते हुए ये काम किया। इसलिए पिछले जी सॉरी, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, हम बस यही चाह रहे हैं, हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाह रहे हैं, आप लोगों ने अवार्ड हासिल किया आज़रबाईजान जाके। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं रुबीना, जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं, मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करते हैं और वहाँ जाकर कुछ तब्दीलियाँ देखते हैं और वापस पाकिस्तान लौटते हैं, तो आपको मौसम में जो इस वक्त तगय्युरात है जिसका सबसे ज़्यादा पाकिस्तान शिकार होता हुआ दिखाई देता है वो नुमाया नज़र आने लगती हैं, जबकि आप पाकिस्तान में ही रहें, इसी माहौल में रहें तो शायद इतना फ़र्क महसूस नहीं होता। आपको क्या लगता है कि कितना शदीद तरीके से मुतासिर है पाकिस्तान और कितनी तवज्जो देने की ज़रूरत है यहाँ पर? क्लाइमेट चेंज अभी एक पूरी दुनिया का एक प्रॉब्लम है। अज़रबाईजान में जाके भी हमने यही महसूस किया कि जिस टेम्परेचर में हमें बताया गया था कि बाको में ये टेम्परेचर होगा, वहाँ गए तो अचानक से मौसम ख़राब हो गया और 3 दिन लगातार बारिश हुई। अब यही जो फ्रीक्वेंट रेनफॉल हो रही है, गिलगित बल्तिस्तान का टेरेन देखे तो कितना खूबसूरत है।
पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे टूरिज़म के लिए आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं यहाँ के माउंटेन रेंजेस, यहाँ की खूबसूरत ये लैंडस्केप। बट समहाउ क्लाइमेट चेंज की वजह से, जिसमें लैंडस्लाइडिंग है, जिसमें आपको पता है फ्लड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ग्लोफ आ रहा है, इन सब का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है। इन्हीं इश्यूज़ से लड़ने के लिए जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रही हूँ, आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, ये पिछले 40 सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं और हमारा फोकस है कम्युनिटीज़ को रिजिलियंट बनाना थ्रू डिफरेंट पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रोचेस, जिसमें हमने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस में लीडरशिप को जो इश्यूज आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के, उनके ऊपर उनको प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो बातचीत करें और लोकल कॉन्टेक्चुअलाइज सॉल्यूशंस ढूंढें और सब मिल के काम करें, ऐसे सॉल्यूशंस जो सस्टेनेबल हो और जो एक्सेप्टेबल हो कम्युनिटीज़ के लिए। और ये ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि दुनिया में जितने भी क्लाइमेट प्रोन एरिया, सब में हमें काम करने की ज़रूरत है। हम सबको मिलके, स्पेशली यूथ के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है काम करने के लिए। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा पूनम, आप बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और कौन कौन से चैलेंजेस दरपेश रहे? अच्छा, वेल ऑल ओवर गिलगित बल्तिस्तान की मैं बात करूं और फिर मैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करूं, तो मैं स्पेसिफिकली इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे बात करूंगी। यहाँ पे चैलेंज जो फेस करने को मिल रहा है वो ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। अगर मैं बात करूं सिटी में, तो सिटी में आपको थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती होती हैं, थोड़े बहुत रिसोर्सेज होते हैं जो कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट में काम कर रहे होते हैं। कुछ स्कूल्स हैं एकेडमिक्स में जहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन है, और कुछ और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे इंक्लूसिवली उनको ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन यहाँ पे जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, तो फिर उनको ट्रांसपोर्ट और इन चीज़ों के इश्यूज का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, मैं स्पेसिफिकली डिफरेंटली एबल कम्युनिटी की बात करूँगी, तो डिफरेंटली एबल कम्युनिटी के ऑल ओवर पब्लिक सेक्टर में मैं बात करूँ तो एक्सेसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे रैम्स तो बनाए गए, अगर मैं बैंक की बात करूँ तो बैंक वगैरह में रैम्स बनाए गए हैं कि वहाँ पे व्हील चेयर वगैरह जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि वो रैम्स जो बनाए गए हैं वो आपके रोड से बिल्कुल डिसकनेक्टेड है, और फिर उनकी हाइट इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पे नॉर्मली एक बंदे को चलना मुश्किल होता है, तो व्हील चेयर का वहाँ पे जाना तो बहुत ही मुश्किल होता है। वो तो आप ओवरऑल पब्लिक और उसकी बात करें। और विद इन अगर हम अपने घर की बात करें तो यहाँ पे फिर हमारा जो घर का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो इन अफराद के लिए फ्रेंडली नहीं होता। अगर मैं बात करूं घर में, तो एज के साथ भी जो है डिसेबिलिटीज आती होती है, तो उसमें हम व्हील चेयर को घर के अंदर हम मूव भी नहीं करा पाते। घर के दरवाजों के जो साइजेस हैं वो इतने छोटे हैं कि वहाँ से हम व्हील चेयर्स नहीं गुजार सकते हैं। और मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो एक चीज़ होती है और जो सबके लिए वो होनी चाहिए, जैसे मैं अगर गाँव की बात करूँ तो वहाँ पे अगर मैं जस्ट टॉयलेट्स की बात करूँ तो वहाँ पे इंडियन टॉयलेट्स की तरफ ज़्यादा है, और फिर वहाँ पे इंग्लिश टॉयलेट्स तक उनके लिए प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। तो एक घर के अंदर उनको इतने चैलेंजेस या इतनी सामना वो फ्रेंडली नहीं बनाए गए हैं। तो फिर हम मार्केट और ऑफिस और फिर दूसरे पब्लिक सेक्टर्स की बात करें तो फिर सेकेंडली वो तो बहुत ज्यादा बड़े लेवल। बिल्कुल ठीक। पूनम और रुबीना, थैंक यू वेरी मच हमसे गुफ्तगू करने के लिए, एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। आपको ग्लोबल चेंज मेकर का अवार्ड दिया गया है। आप इसी की मुस्तहिक थी, जो चेंज आप ला रही हैं दोनों, माशाल्लाह से बड़ा जबरदस्त किस्म का काम आप कर रही हैं। हम आपके मशकूर है कि एक्सप्रेसो में आपने हमें ज्वाइन किया जनाब, और ये हमारा टैलेंट है, हमारे पाकिस्तान का टैलेंट है, जिस तरीके से इसको आलमी सतह पर भी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है और आलमी सतह पर भी इस चीज को पहचाना जा रहा है कि पाकिस्तान में कितना है, और ये हमारी दो खवातीन इसका जीता जागता सबूत है। और इसके साथ साथ ये कि आपने वादा करना है कि ये काम आप जारी रखेंगी, और ये मुख्तलिफ जहतों में जो आप काम कर रहे हैं, इतना सारा काम कर रहे हैं, अभी तो ये एक अवार्ड है, इससे कहीं ज्यादा अवार्ड के आप मुस्तहिक हैं, और उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द वो भी आप तक पहुंच जाएंगे। हम ब्रेक के बाद हासिल होंगे। वेलकम बैक। शो के शुरू में आपको बताया था कि सिर्फ क्रिकेट पर बात नहीं होगी, आज मुख्तलिफ गेम्स पर बात होगी और उनमें बेसबॉल भी शामिल है। पाकिस्तान विमेन बेसबॉल टीम ने विमेन एशिया कप क्वालिफायर में पहली बार शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है, और पाकिस्तान विमेन टीम ने थाईलैंड को शिकस्त दी है, ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है, तारीख रकम की है।
इस कामयाबी के साथ ही पाकिस्तान ने एशियन विमेन बेसबॉल चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है, जो कि 24 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक चीन में मुनक्किद होगी। और ये चैंपियनशिप विमेन बेसबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग इवेंट भी होगा। इस बड़े इवेंट में जापान, कोरिया, चाइनीज ताइपे, चीन, पाकिस्तान, इंडिया, फिलीपींस, हांगकांग और थाईलैंड की टीमें शिरकत करेंगी। मजीद हम टीम के मेंबरान से बात। जी हाँ, बिल्कुल, हमारी टीम जो है वो वतन वापस पहुंचने वाली है, लेकिन हमने इन्हें एक्सक्लूसिवली रास्ते में ही पकड़ लिया जी। एक्सप्रेसो ने अपनी रिवायत बरकरार रखते हुए कि सबसे पहले हम ही आपकी मुलाकात करवाएंगे अपने चैंपियन से। हमारे साथ मौजूद है सादिया बीबी, कैप्टन है बेसबॉल टीम की, गुल फिरोजा इसके साथ साथ मेन हिटर है हमारी बेसबॉल टीम की। दोनों ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। सबसे पहले सादिया बीबी, मैं आपकी तरफ आती हूँ। बहुत बहुत ज्यादा मुबारकबाद आपको, कांग्रेचुलेशंस इतनी बड़ी अचीवमेंट के लिए। कैसा फील कर रही हैं? वालेकुम सलाम। बात है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। पहली दफा जो है पाकिस्तान ने जो इतना बेसबॉल वुमेन्स टीम में तारीफ कायम की है, और बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हम अपने मुल्क को जो है अच्छे एक लेवल पे लेके जा रहे हैं और अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। राइट, तो गुल फिरोजा आप बताएं कैसा फील कर रही हैं ब्रॉन्ज मेडल जीतकर? अल्हम्दुलिल्लाह, जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था क्रिकेट में खेल रही थी ऑलरेडी, तो काफी अच्छा लगा खेल के, और अल्हम्दुलिल्लाह एक खुशी होती है जब आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो काफी ऑनर की बात है। और हमने जिस तरीके से हमारी टीम ने खेला है, और काफी खुशी है उस चीज से कि हम लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल क्वालिफाई भी किया। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, मुझे सादिया आप बताइए कि ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका एशिया कप क्वालिफायर में जो आपने पार्टिसिपेट किया, हमारी टीम ने पार्टिसिपेट किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस यहाँ पे आके अच्छा रहा, तो बहुत कुछ जो है पार्टिसिपेट करके सीखने को मिला है यहाँ की जो है टीम से, और जितना जो हम लोग पीछे मेहनत करके हमारा कैंप लगा है उस चीज को हमने आके यहाँ पे किया, अच्छा लगा। राइट, तो गुल फिरोजा ये बताइएगा कि थाईलैंड की टीम कैसी थी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम बड़ी अच्छी शेप में दिखाई दे रही है, तो क्या जो हरीफ थे, जो थाईलैंड की टीम थी, वो कमजोर थी? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो थाईलैंड हो गए, चाइना, हांगकांग, ये सारी जो इस साइड की टीम्स हैं वो काफी स्ट्रांग है, क्योंकि ये लोग क्रिकेट नहीं खेलते तो ज्यादा फोकस इनका बेसबॉल पे होता है, तो ये इनको इजी नहीं ले सकते, क्योंकि ये गेम भी ऐसी है कि आप किसी टाइम पे भी आप इजी हो नहीं सकते। और ये काफी अच्छी टीम्स थी, और जिनसे हम लोग हारे भी थे, वो भी काफी क्लोज मैचेस थे कि लास्ट मोमेंट पे गेम इधर से उधर हो रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टीम ने काफी अच्छा गेम प्ले किया, जिसकी वजह से हम लोग जीते हैं। बिल्कुल ठीक है। सादिया आप बताएं कि किस टीम के साथ आपको लगा कि बड़ा टफ मुकाबला हमारा गया है, और कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा हो कि ये मैच जो है हाथ से ना चला जाए? सादिया से फर्स्ट मैच हमारा जो था इंडिया के साथ था, और बड़ा मतलब टक्कर का मुकाबला हुआ है, और हमने पूरी कोशिश की है, 2 ट्राई ब्रेकर भी उसमें हुए हैं, लेकिन एंड टाइम एक मोमेंट में हमसे थोड़ा सा एक फॉल्ट हो गया उसकी वजह से, जिसकी वजह से हम लोग वो मैच जो है लूज कर गए। वो था कि वो मोमेंट ऐसा था कि मतलब जाना नहीं चाहिए था हमारे हाथ से, लेकिन वो बस अनफॉर्चुनेटली निकल गया। राइट, तो सादिया आप वैसे किस किस को क्रेडिट और देना चाहेंगी? गुल फिरोजा तो मेन हिटर हैं, लेकिन इनके अलावा अगर आप टीम में किसी को मेंशन करना चाहें तो किसकी बात करें? टीम माशाल्लाह हमारी सारी बड़ा अच्छा स्क्वाड जो है, पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन अच्छा स्क्वाड लेकर आई है, जिसकी वजह से हमने ये अचीवमेंट हासिल की है। और हमारी तमाम जो टीम है इसमें जो 9 प्लेयर जो होते हैं, सबकी मतलब कोशिश शामिल होती है, उनकी वजह से हम लोग मतलब बगैर एक क्रिकेट इंडिविजुअल जो गेम है, तो एक प्लेयर कुछ भी नहीं कर सकता है इसमें। सारे जो हमारे प्लेयर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, सबने मिलकर अच्छा खेला है, तो आज हमें ये मकाम हासिल हुआ है। बिल्कुल ठीक सादिया, बिल्कुल दुरुस्त आप कह रही हैं। जिस तरीके से हमारी पूरी टीम ही परफॉर्म करी है, और जब आप एक्सप्रेसो स्टूडियो में भी आई थी तो तब भी आप इतने ही हाई इन स्पिरिट्स थी, और आपको यकीन था कि आगे चलकर बहुत अच्छी तरीके से आप बेसबॉल में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, और कर दिया है आपने माशाल्लाह से। इस खेल को तो इतना प्रमोट भी नहीं किया जा रहा था पहले पाकिस्तान में, बहुत सारे लोगों को तो इसका पता भी नहीं, और हमारी लड़कियां छाई हुई हैं और किस तरीके से इसको प्रमोट भी कर रही हैं और छाई हुई है मैदान में। गुल फिरोजा आप बताएं कि एक तो टीम तो बिल्कुल अच्छी और स्ट्रांग होनी चाहिए, इसके साथ साथ मैनेजमेंट का भी आप शुक्रिया अदा करेंगे, बेसबॉल फेडरेशन का भी, जिन्होंने आप लोगों को मौका दिया इस तरह से, इस तरह की जो टूर्नामेंट्स है, इस तरह की चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। जी बिल्कुल, काफी मैनेजमेंट का काफी हाथ होता है टीम को लाने में, उनको उनकी प्रिपरेशन करवाने में कंडीशंस के लिहाज से, और जो जिनके अगेंस्ट मैचेस खेलने हमने उनके लिहाज से, ओपोनेंट्स के लिहाज से,
तो काफी क्रेडिट जाता है उनको, और पूरी टीम जिस तरीके से उनके साथ चली है, जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की है, ये उसी का रिजल्ट है कि हम लोगों ने अच्छे तरीके पे फिनिश किया है इसको। सादिया, आप हमें बिल्कुल ठीक तरीके से नजर आ रही हैं। हाँ, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर छेड़छाड़ ना करें जी। तो ये बताइएगा सादिया कि अभी आप मजीद अपनी टीम को कहाँ देखना चाहते हैं? ब्रॉन्ज मेडल तो आप लोग जीत चुके हैं। आवाज नहीं आई सादिया, आप हमें सुन पा रही हैं? चले जी, बेसिकली जनाब हमारी टीम ट्रैवल कर रही है और हमने इन्हें रास्ते में ही गुफ्तगू के लिए आप लोगों से मुलाकात करवाने के लिए पकड़ लिया। तो कोशिश होती है कि जल्द से जल्द आप टैलेंट की कोई डिले ना आए, कोई डिले नहीं होना चाहिए। बताना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट की जब भी बात होती है सेकंड्स में आप तक खबर पहुंच जाती है, लेकिन जब किसी और खेल की बात होती है तो बहुत सारी चीजें रह जाती है। बिल्कुल ठीक है गुलफिरोजा, जिस तरह से इस कामयाबी के साथ ही पाकिस्तान ने एशियन विमेन बेसबॉल चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है, उसके हवाले से कैसी तैयारी है? और फिर ये चैंपियनशिप होगी, विमेन बेसबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग इवेंट होगा, तो क्या तैयारियां हैं उस हवाले से और क्या फीलिंग्स है, कितनी एक्साइटमेंट है? क्योंकि मैंने बेसिकली फर्स्ट टाइम खेला है, तो काफी जिस तरीके से मैंने टीम्स को देखा, ऑब्जर्व किया है, काफी अच्छी प्रिपरेशन थी। किसी से भी हम लोग वन साइडेड मैचेस नहीं हारे, और जिनके साथ भी हुआ, इवन इंडिया के साथ भी काफी फाइटिंग मैचेस हुए हैं। तो देखने में लगता है ऐसे कि हम लोग भी जिस तरीके से हमारे प्रिपरेशन हुई है, काफी अच्छा हम लोगों ने खेला है। तो हमारी कोशिश यही होगी कि इससे आगे जब लड़कियां घर को जाएं, थोड़ा रेस्ट करें, उसके बाद उनका प्रॉपर कैंप लगे नेक्स्ट जो भी उसकी चैंपियनशिप है उसके लिए, ताकि वो इससे और बेहतर हो सके और जो ऊपर की टीम्स हैं उनको पकड़ सके। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। गुलफिरोजा, विश यू बेस्ट ऑफ लक, और सादिया बीबी आपको भी, आपकी पूरी टीम को भी, और कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, रिकवर कीजिए, रेस्ट कीजिए, यू डिजर्व दैट। और उसके बाद आज एक्सप्रेसो में भी देखें कैसे बिल्कुल छाई हुई है, और हमेशा से छाई रहती है। हमने बातचीत अब करना शुरू की है उस हवाले से। तो जनाब इसी तरह से छाए रहें और मजीद जो है पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। टॉप ऑफ द आवर है सेगमेंट माइंड मैटर्स का रुख करते हैं, जहां वकार अहमद मलिक और अरूज खालिक बात कर रहे हैं कि हमारे बच्चों के अंदर सवालात और तजस्सुस खत्म होता जा रहा है। उसकी वजह क्या है, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। जब हम माइंड की बात करते हैं तो उसके साथ क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से या तनकीदी फ़िक्र के हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ अमूमी तौर पे देखा गया है कि 16-17 साल तक बच्चे के अंदर सवालात जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जबकि अगर हम नेचुरल देखें, एक प्रोसेस देखें, तो 4 साल के बच्चे को पर डे 450 क्वेश्चंस पूछने चाहिए। ये हमारी रिसर्च है साइकोलॉजी की। 450 क्वेश्चन, ये अमूमी तौर पे लोग कहते हैं कि 450 सवाल कैसे हो सकते हैं। वो हो सकते हैं। एक बच्चा आता है, वो जब आपसे पूछता है कि बारिश कैसे होती है, तो आप कहते हैं बादल आते हैं। फिर वो दूसरा सवाल पूछता है कि बादल कहाँ से आते हैं, आप कहते हैं समंदर। फिर आप वो कहते हैं वहाँ से कैरी कैसे करते हैं पानी। कहने का मतलब ये है कि आप एक खास जगह पे उसको शटअप कॉल दे देते हैं। अगर ना दें तो एक सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस होती है, वो बच्चा बुनता चला जाता है। और पर डे एक बच्चे को जो 4 साल का है उसको 450 सवाल पूछने चाहिए। लेकिन होता यह है कि ये फ्रीक्वेंसी जो है, ये सवाल करने का ये जो है, ये कम होता चला जाता है। 16-17 साल तक हमारे यहाँ बच्चा जो है वो तमाम सवालात से मुबर्रा हो चुका होता है और एक अजीब इकोसेंट्रिसिज्म का शिकार हो के जैसे ना वो सब कुछ जानता है, उस तरफ चला जाता है। और ये कितनी बड़ा एक अलमिया है। मेरे साथ अरूज खालिक हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, एजुकेशन में बहुत अच्छा काम करती हैं। बहुत शुक्रिया अरूज साहब। ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है, मुझे अभी एक बहुत अच्छा एक मुहावरा एक याद आ रहा है, एक सेइंग है बेसिकली कि इंसानी ज़हन जो है ना, ये पैराशूट्स की मानद होते हैं कि ये तभी कारामद होते हैं जब ये खुले हों, ठीक है। लेकिन माशरा क्या होता है कि माशरा अक्सर वो बंद कर देता है। तो हमारे यहाँ आपको इस चीज़ का बहुत, क्योंकि एज एजुकेशनिस्ट आप पाकिस्तान में मुख्तलिफ स्कूल्स में जाती हैं, घूमती फिरती हैं, क्या आपकी है कि क्रिटिकल थिंकिंग हमारे सिलेबस में भी काम है, ओवरऑल हमारे रवैयों में भी काम है? अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। मैं इसको एक आलमी नज़र से देखती हूँ, क्योंकि मेरा स्कोप ऑफ वर्क ऐसा रहा है कि मैंने पाकिस्तान में भी काम किया है और इस वक्त आई एम एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड वेयर आई एम स्पेशलाइजिंग इन सस्टेनेबिलिटी, इंटरवेंशन एंड AI गवर्नेंस। लेकिन बेसिकली मेरा ताल्लुक एजुकेशन से है और पिछले 12 साल से मैंने एजुकेशन में ही काम किया। मुझे लगता है कि जो डिफरेंस है हमारे स्कूल्स में या तरक्की याफ्ता ममालिक के स्कूल्स में, वो बेसिक कॉम्पिटेंसीज़ का डिफरेंस है। अच्छा। हमारा करिकुलम बड़ी हद तक इन चीज़ों को केटर करने की
की कोशिश करता है, अगर आप जो अभी रिसेंट हमारी करिकुलम रिफॉर्म्स रही हैं उनके बारे में बात करें या उनको आप एनालाइज करें, सो यू विल बी एबल टू सी एविडेंसेस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग बीइंग एम्बेडेड, बट द प्रॉब्लम इज़ कि एग्जीक्यूशन नहीं उसकी हो पाती, या अगर उसकी एग्जीक्यूशन भी होती है तो वो बहुत सतही लेवल पे होती है, एंड दैट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ एम्बेडेड इन द ट्रू करिकुलम इन अ ट्रू सेंस। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हमने क्रिटिकल थिंकिंग को भी बहुत सी कॉम्पिटेंसीज की तरह एक मार्केटेबल स्किल बना ली है, और इट इज़ वेरी आयरॉनिकल टू से द लीस्ट कि जो बहुत से हमारे महंगे इदारे हैं ये समझा जाता है जनरली कि ये उनकी हेजमनी है, जो कि ऐसा नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग आप एक टाट वाले स्कूल में ओपन एयर स्कूल में बैठ के भी सिखा सकते हैं। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट यू आर इन। येस, द एनवायरनमेंट कैन फैसिलिटेट दैट, बट limiting it to a certain type of schools or a certain type of organizations is, I think, the inherent problem of education we have. जैसे आपने कहा कि आपके ख्याल में पैराशूट की मानंद है, and I completely agree with that. जो इंसान की जो मेमोरी है, the more you use these competencies, the more that muscle builds in your brain, right? सर केन रॉबिन्सन एक बहुत फेमस एजुकेशनिस्ट गुजरे हैं, वो भी यही चीज़ यही मुद्दा उन्होंने अपने अल्फाज में कई दफ़ा बयान किया है कि जो स्कूल्स हैं, और मैं स्कूल्स इन जनरल की बात कर रही हूँ, किसी एक तबके की बात नहीं कर रही, वो रिपोजिटरीज ऑफ नॉलेज हैं, ठीक है। जब एक बच्चा स्कूल में एंटर होता है, दे आर जनरली, यू कैन से, इनहेरेंटली क्यूरियस, बट समथिंग हैपेंस बिटवीन दैट 10 year long ड्यूरेशन दैट वी नॉक क्यूरियोसिटी आउट ऑफ अ चाइल्ड। एक्जैक्टली, कितनी अजीब बात है। मेरी नज़र में अगर मैं कहूँ कि स्कूल को मुझे कहा जाए कि डिफ़ाइन करो, या कॉलेज को डिफ़ाइन करो, एक चारदीवारी को डिफ़ाइन करो, मैं कहूँगा फ्री इंक्वायरी सेंटर, जहाँ पे जाके एक बच्चा जो है, वो जो बहुत ही मुतजस्सिस बच्चा है, वो जाके कोई भी सवाल पूछ सकता है, उसको आज़ादी हासिल है। और ये कितनी अजीब बात है कि उसी जो कि फ्री इंक्वायरी सेंटर होना चाहिए, उसी से 10 साल गुजारने के बाद बच्चा डम हो जाता है, उसको उसके अंदर सवाल ही खत्म हो जाता है। ऐसे हैरान कुन बात। उसकी रीज़न ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग को भी बहुत ही नॉन क्रिटिकल तरीके से पढ़ाया जाता है। ये एक लाइफ स्किल है, या आप इस्लामियत में भी सिखा सकते हैं, या पाकिस्तान स्टडीज़ में भी सिखा सकते हैं, या आप साइंस में भी सिखा सकते हैं। इसका सिर्फ स्टेम सब्जेक्ट से ताल्लुक़ नहीं है, इसका ताल्लुक़ एन अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ से है कि आप बच्चे को सोचना कैसे सिखाते हैं, आप उसको ये कैसे सिखा रहे हैं कि अगर एआई का दौर है तो आपने एआई को क्रिटिकली कैसे यूज़ करना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आपकी ओवर डिपेंडेंस ना हो, या अगर आपको अपने माशरे में सोशल जस्टिस के इश्यूज़ नज़र आते हैं, आप उसको कैसे हिस्ट्री में, फ़िलासफ़ी में, कल्चर में, मोरालिटी में देख सकते हैं। सो बहुत से तरीके हैं जिनके ज़रिए ये सिखाई जा सकती है। रिसर्च is one of the, you can say, very essential mediums of teaching critical thinking. आपने इंक्वायरी की बात की, इंक्वायरी का एक relatively evolved version is research. Research starts with the simple idea of asking questions and trying to investigate. So this is something that रिसर्च की अगर मैं बात करूँ तो वो हमारे करिकुलम में, जो हमारा पब्लिक स्कूल्स का करिकुलम है, उसमें काफ़ी हद तक अभी भी मार्जिन है कि हम उसको फर्दर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं एज अ कॉम्पिटेंसी। इसी तरह से बेसिकली ज़रूरत इस बात की है कि ना सिर्फ इसको इंट्रेंच्ड तरीके से सिखाया जाए, और जो लोग इसको सिखा रहे हैं जिनमें टीचर्स शामिल हैं, पहले उनको क्रिटिकली सोचने का मौका दिया जाए। प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब हम उनको एक रेजिमेंटेड करिकुलम पकड़ा देते हैं और हम उनसे कहते हैं कि पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 10 तक, दिस इज़ व्हाट यू गोइंग टू टीच, बट वी डोंट गिव देम द फ्रीडम टू एक्सपेरिमेंट with the way they want to teach, the pedagogical tools they want to use. तो वो बहुत important है। वहाँ से मुझे लगता है एक regimented circle of slaves becoming more slaves and yielding more slaves बनता है। अरुज, बात ये है कि अब मैं इस मौजू पे एक ख़ास हद तक बात कर सकता हूँ। आगे ना पानी गहरा है तो उधर मैं जाना नहीं चाह रहा, मतलब अदरवाइज होता ये है कि जब आप एक बच्चे को आपने सवाल करना सिखा दिया, आपने नहीं सिखाना। मैं तो हमेशा इस चीज़ का कायल हूँ कि आप क्रिटिकल थिंकिंग किसी के अंदर पैदा नहीं करते, ये सलाहियत पैदा नहीं करते, वो बिल्कुल इनेट है इंसान के अंदर, वो तो आता ही सवाल पूछने के लिए। मैं जिस तरह हम चाइल्ड डेवलपमेंट में देखते हैं तो वो एक सवाल की करने की मशीन है, हमने सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करना होता है कि उसका सवाल करने की वो जो सलाहियत है वो बस जिंदा रहे, उसको ना माशरा उसको ख़त्म करता है। तो वो सवाल करने की अगर फ़र्ज़ किया कि अगर वो किसी चारदीवारी में जाते हैं और उसकी वो सलाहियत को ज़िंदा भी रखते हैं, बाहर सोसाइटी में इस तरह का नहीं है कि वो इस तरह ओपनली, बहुत सारे ऐसे ख़तरनाक मकाम आते हैं जहाँ पे वो सवाल करेगा, तो सोसाइटी उसकी इजाज़त नहीं देगी। और जैसे जैसे वो बंद होता जाएगा, हर जगह पे जब कदगन लगती जाएगी, रुकावट होती जाएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो जो 16-17 साल में हमारे यहाँ एक बच्चा, उसका जो खदोखाल आ जाते हैं,
सवाल उसके अंदर मर जाता है तो वो एक प्रॉब्लम तो है, लेकिन अब डेफिनेटली ये पूरे समाज का मसला है और ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हल होगा। जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम सफ़र करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ बेहतरी का इम्कान होगा। बहुत शुक्रिया आपका अरूज, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर भी आपको दावत देंगे और आपसे सीखने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, बात यह है कि बच्चों की सवाल, आपके घर में बच्चा जब सवाल पूछता है तो उसकी हौसला अफजाई कीजिए। बहुत सारे ऐसे सवालात होते हैं, बल्कि मैं ये भी कहता हूँ कि जब भी बच्चा सवाल करता है तो कोशिश करें कि फ़ौरन उसका जवाब ना दें। मतलब उसने 10 सवाल किए हैं तो 7 के जवाब दें, 6 के जवाब दें, 3 के ना दें, 3 के जवाब ना दें, बल्कि कहें कि मुझे सोचने का मौका दे दें, या हम दोनों इस पर सोचते हैं और 1 घंटा डिले करके जवाब दे दें, सो दैट कि उसके अंदर एक प्रोसेस जो है खुद भी ये ना हो कि वो ये समझे कि हर सवाल का जवाब जो है वो उतनी आसानी से मिल जाता है। तो इस तरह उसकी फैकल्टी जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करें तनकीदी फ़िक्र को। इससे होगा क्या? इससे होगा सिर्फ ये कि वो जो कॉग्निटिव बायसेस हैं या जो तासुबात जिनको हम कहते हैं, इस पे वो काबू पाएगा आने वाली ज़िंदगी में, और जो खौफ हैं उन पे काबू पाएगा। और पूरी दुनिया का मसला जो है समाजी, पॉलिटिकल, जितने भी मसाइल हैं हमारे, उसमें तासुबात हैं और खौफ है। इन 2 चीज़ों पे अगर फ़र्द भी अपनी इन पे काबू पा लेता है तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ या मेरी ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो जाता है। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और जी, आगाज में आपसे हमने कहा था कि पीएसएल सीजन 10 के जो जबरदस्त किस्म के मैचेस चल रहे हैं उन पर भी हम बात करेंगे, तो अब तफसील से जरा बात कर ही लेते हैं पीएसएल सीजन 10 की, जिसके शानदार मुकाबले जारी हैं। कदाफी स्टेडियम लाहौर में जारी है जी इवेंट, जिसके 18वें मैच में सुल्तान्स ग्लैडिएटर्स के खिलाफ रेत की दीवार साबित हुए और 17 ओवर्स में 89 रन बनाकर आउट हो गए। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान 44 रन के साथ नॉट आउट रहे। उनके अलावा कोई भी बैटर कोयटा की बॉलिंग का मुकाबला ना कर सका। मुल्तान सुल्तान्स के 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सके। पीएसएल की तारीख में ये मुल्तान सुल्तान्स का कम तरीन टोटल है। इससे कबल सुल्तान से ये रिकॉर्ड 2023 में कराची किंग्स के खिलाफ 101 रन पर आउट होने का बनाया था और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से दिया जाने वाला 90 रन का हदफ 8वें ओवर में बगैर किसी नुकसान के हासिल किया। कप्तान सऊद शकील की बात करें तो 40 रन बनाकर नॉट आउट रहे। फिन एलन 46 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली। आज लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान रात 8 बजे कदाफी स्टेडियम में जोड़ पड़ेगा। सवाल है कि क्या सुल्तान अब भी पीएसएल सीजन 10 से आउट होगी या अभी कोई चांस बाकी बचा है? इसको जानने के लिए हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ सलीम खालिद साहब मौजूद हैं जी, स्पोर्ट्स के तजज़ियेकार हैं। सलीम साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? सलीम साहब, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आवाज। सॉरी, सवाल आपका मिस कर गया मैं, अब आवाज आ रही है। कैसे हैं आप? सवाल अभी मैंने किया ही नहीं है, आपका हाल चाल पूछ रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए, अच्छा आपसे सवाल अच्छा सवाल था ये। आप सवाल पूछते हैं। सवाल ये है कि इस वक्त मुल्तान सुल्तान की सिचुएशन आपको क्या दिखाई दे रही है? सबसे ज्यादा मैचेस इन्होंने खेले हैं, 7 मैचेस खेले हैं और सिर्फ एक ही मैच वो जीती है, जबकि दूसरी जानिब आप देखें तो उनके जो कप्तान है वो पीएसएल 10 के हाईएस्ट स्कोरर हैं। रिजवान की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, मुल्तान सुल्तान का इस वक्त हाल ऐसा है कि बिल्कुल एक सुल्तान जो है वो दिवालिया हो चुके हैं और जो उनका कप्तान है वो रन से माला माल है, सबसे आगे टॉप स्कोरर, और हर इनिंग में लगता है ऐसा कि भाई रिजवान ही एक प्लेयर है इनकी टीम में। लेकिन अगर देखें तो कई मैचों में रिजवान की वजह से इनके ऊपर प्रेशर भी पड़ा है क्योंकि वो बॉलें बहुत जाया करते हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं, साबिक क्रिकेटर भी ये बातें कर रहे हैं कि वो अपने लिए खेलते नजर आए हैं इस पीएसएल में कि यार मेरे रन ज्यादा हो, मैं टॉप स्कोरर हूँ। और टीम का हाल आपने देख लिया, टीम उनकी बिल्कुल जेल नजर नहीं आई और माजी में इतने सारे फाइनल्स खेलने वाली, टाइटल जीतने वाली टीम से ऐसी कारकर्दगी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि इस टीम का ऐसा हाल क्यों हुआ। क्योंकि अब जो उनके साथ हो चुका है उसके बाद तो वापसी के लिए सामान ही पैक कर लेना चाहिए। अब कोई मौजूदा ही होगा कि अगले राउंड के लिए वो लोग क्वालिफाई करें। कोई चांस नहीं है सलीम खालिद साहब आगे जाने का, हम ना ही समझे। आपको क्या लगता है इस परफॉर्मेंस में जो रही है पूरे पीएसएल सीजन 10 में मुल्तान सुल्तान से कहाँ गलती हुई है? क्या कौन कौन से वीक पॉइंट्स थे? क्या कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई गई? क्या प्लेयर्स को उस तरीके से यूज नहीं किया गया? क्या लगता है आपको? देखिए, जिस तरह कल ये लोग आउट हुए 89 पे, वो तो अनएक्सेप्टेबल है। ऐसी कोई खतरनाक पिच भी नहीं थी। आपने देखा होगा सऊद शकील और फिन एलन जब वहां पर खेलने आए तो कितनी एग्रेसिवली वो खेले और कितनी जल्दी उन्होंने स्कोर बना लिया। तो इट्स मीन के पिच का ऐसा इशू नहीं था। तो मुल्तान सुल्तान के जो इश्यूज चल रहे हैं पहले से, जैसे आपने कहा, एक तो स्क्वाड सिलेक्शन उनका बिल्कुल बैलेंस नहीं लग रहा था, ऐसा नहीं लग रही कि उनकी टीम कोई अच्छी सेलेक्ट हुई थी। उसके बाद जो उनकी परफॉर्मेंस टीम जेल नहीं कर पाई, उनके जो बैट्समैन हैं या बॉलर
कोई भी ऐसे नहीं खेल पाए। स्पिन डिपार्टमेंट में उनकी खामियां नजर आई, रिजवान की स्लो बैटिंग का हमने जिक्र किया। फिर ऑफ द फील्ड जो इश्यूज उनके साथ रहे, जो शुरू से चल रहे हैं, उनके जो ओनर है अली तरीन, इवेंट से पहले ही उन्होंने ये कर्स चल रहा है सोशल मीडिया पे भी। सलीम खालिक साहब वो कह रहे हैं कि ये जितना इन्होंने कहा था ना, हर चीज पे तनकीद की थी, एंथम हो गया, मैनेजमेंट होगी, ओपनिंग सेरेमनी हो गई, तो उसके बाद परफॉर्मेंस इनकी टीम ने कोई दिखाई नहीं। हाँ, अपनी टीम को उन्होंने देखना नहीं लगा। ऐसा रहा था कि ऑफ द फील्ड इश्यूज पे ज्यादा उनका जोर रहा, मीडिया अटेंशन उनको मिल गई। नो डाउट अली तरीन की लोग बातें कर रहे हैं, रोजाना उनका कहीं ना कहीं इंटरव्यू नजर आ रहा था, लेकिन जो असल काम है आपका उससे पीछे हट गए। और बिल्कुल जो प्लेयर्स हैं उनकी भी तवज्जो से डाइवर्ट हुई होगी। जब टीम मालिकान ऐसी बात कर रहे हो तो जाहिर है प्लेयर्स पे भी असर पड़ा होगा, क्योंकि एक आप काम करने वाले हैं, उसी को आप बुरा भला कहने लगे तो फिर किस तरह आप अच्छा काम कर सकेंगे। आप अगर ये मॉर्निंग शो कर रही हैं और आप ही उसको क्रिटिसाइज करने लग जाएं, तो अगले दिन जब शो करने आएंगी तो किस तरह से करेंगी और कितना कॉन्फिडेंस आप में होगा। तो इन लोगों ने इसी तरह गलतियां की, ऑफ द फील्ड भी इनसे गलतियां हुई, ऑन द फील्ड भी गलतियां हुई, जिसकी वजह से अब ये दिन देखना पड़ रहा है। वैसे अली तरीन को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो तो पहले ही कह चुके हैं कि जी अगर हमारी फीस में इजाफा हुआ तो हम इस टीम को फिर रीबिडिंग की तरफ जाएंगे। तो यानी मामला अब कोई इतने अच्छे मुल्तान सुल्तान के लिए लग नहीं रहे। एक पहली भी जो इंतजामिया आई थी शुरू में वो भी डिफॉल्ट करके चले गए थे, तो ये तो बहुत बड़ी पार्टी है, खैर डिफॉल्ट तो नहीं करेगी, लेकिन इरादे इन्होंने जाहिर कर दिए हैं कि शायद ये लोग भी आइंदा कंटिन्यू नहीं करें टीम को। राइट। तो सलीम साहब ये बताइएगा, अभी हमने हारने वाली टीम की तो बात कर ली है, जीतने वाली टीम की भी बात कर लेते हैं। और कोयटा ग्लैडिएटर्स जहां पर काफ़ी देर तक बॉटम में ही रही थी और उसकी वजह ये थी कि उनको मैचेस ही नहीं मिल रहे थे और उन्होंने 4 मैचेस खेले थे, बाकी टीमें 6-6 मैचेस खेल चुकी थी। अब सिचुएशन ये है कि पॉइंट्स टेबल पर वो दूसरे नंबर पर आ गए हैं। आपको क्या लगता है कि क्या स्ट्रेंथ है? और सऊद शकील की अगर बात करें तो वो भी नॉट आउट रहे लास्ट मैच में, उन्होंने भी 40 रन स्कोर किए हैं, तो उनकी कप्तानी कैसी चल रही है? देखिए, जब आप जीत रहे हो तो सब अच्छा होता है। अब जीत रही है कोयटा की टीम, एकदम से उठी है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट किरदार है वो मोहम्मद आमिर और फहीम अशरफ का लग रहा है कि उन्होंने जो बॉलिंग की है, क्योंकि इस टूर्नामेंट में हमने देखा है कि बॉलर्स ने मैचेस जितवाए। अमूमन जो T20 लीग्स होती हैं उसमें जो बैट्समैन होते हैं उनकी परफॉर्मेंस टीमों को जितवाती है, लेकिन यहाँ PSL में एक अलग ट्रेंड नजर आया, क्योंकि बदकिस्मती से अब तक इस PSL में फिंगर टिप्स पे 3 मैच हैं, तीनों में कराची किंग्स खेली है, जिनको हम कह सकते हैं कि असल T20 मैच था या जिसमें मुकाबला देखने को मिला। बाकी सारे वन साइडेड गेम्स हुए हैं अगर आप देख लें उठा के, जो किसी T20 लीग के लिए एक अच्छी अलामत नहीं। तो कोयटा की टीम को उनके बॉलर्स ने उठाया है। और सऊद शकील की जहां तक बात है, सऊद शकील हो, बाबर आजम हो, मोहम्मद रिजवान हो, इन सब ने अपनी कैप्टनसी का फायदा उठाया। ये कैप्टन है तो ये ओपनर बने और रेगुलर ओपनर्स को इन लोगों ने पीछे किया। तो आपको लगता है इसका नुकसान भी हुआ और आगे चलकर भी होगा? जब बार बार तनकीद भी यही हो रही है कि अगर आपको पता चल रहा है कि आप उस फॉर्म में नहीं है तो आप ओपनिंग के लिए ना जाएं। बाबर और रिजवान को तो नुकसान हुआ है कप्तान बनने का। नहीं, आप देख लें ओवरऑल, आप देख लें कि जैसे जब ऐसा होता है कि रन्स कम हो, आपको एक कम स्कोर चेस करना हो, 110, 120, 130, तो ये कर जाते हैं। जैसे बाबर ने भी एक मैच में 50 बनाई, कम रन चेस करना था क्योंकि प्रेशर नहीं होता। आपको शुरू से ही 5 या 6 रन का जो रन रेट है उसका आप ताकुब कर रहे होते, आपके जहन में कोई ऐसा प्रेशर होता नहीं, आप आराम से खेल। जैसे कल सऊद शकील खेले, 90 रन बनाने थे 20 ओवर में, आइडियल उनके लिए सिचुएशन थी। आपको पता है 20 ओवर में वो 33 रन पे नॉट आउट भी गए थे जब हारी थी उनकी टीम। तो कल वो सकून से, एक प्रेशर था नहीं, खेल गए। तो जब कभी ऐसी सूरत हाल आएगी कि रन कम हो, आपको चेस करना है 5-6 का, तो ये लोग चल जाएंगे। लेकिन जहां 200 चेस करने हैं, 225, तो ये शुरू से ही हवास बाख्ता होंगे, बॉलें जाया करेंगे, जिससे टीम प्रेशर में आएगी। तो जब जीत रहे होते हैं तो ऐसी चीजों पे जाहिर है बात कम होती है, लेकिन ये एक इशू है। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि हमारे जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं, जो नेशनल क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने अपनी कैप्टनसी वाली पोजीशन का, पावर का नाजायज फायदा उठाया है। अच्छा। इसका उनकी टीमों के कॉम्बिनेशन पे खराब असर पड़ा है। तो सलीम खालिद साहब, T20 फॉर्मेट है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं और उसी में परफॉर्मेंस है हमारे T20 कैप्टन सलमान अली आगा की, क्या परफॉर्मेंस पर जरा आप कहेंगे, कोई कमेंट करना चाहेंगे? सलमान अली आगा अभी तक तो तालियां बजा रहे हैं क्योंकि वो फिटनेस मसाइल की वजह से 2 मैचेस ही खेल सके थे, लेकिन आपने देखा होगा उनका इंटरव्यू क्रिकेट पाकिस्तान में, सुना तो एटलीस्ट होगा
उसमें उन्होंने ये बताया है कि अब वो फिट है और जो अगला मैच उनकी टीम का होगा गालिबन उसमें एक्शन में नजर आएंगे वो, तो होपफुली देखें शायद आगे। तो सलीम साहब, यहाँ पर ये समझ सकते हैं हम कि इस वक्त जो मजमूई तौर पर पाकिस्तानी क्रिकेट है उसमें बैट्समैन का फुकदान है और हम देख रहे हैं T20 में रन्स नहीं बन रहे हैं और जहां पर बॉलर्स चलते हैं वो मैच जीते। तो वन साइडेड मैचेस की आपने बात की, तो आपको लगता है कि दोनों जानिब कोई ना कोई खामियां हैं जिनको पूरा करने की जरूरत है, कुछ लूप होल्स हैं जिनको पूरा करने की जरूरत है, या फिर आपको लगता है कि बैटिंग पर स्पेशल फोकस होना चाहिए? नहीं, देखिए हर तरफ ही खामियां हैं, क्योंकि अगर आप देखें जो बॉलर्स भी परफॉर्म कर रहे हैं वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। जैसे मोहम्मद आमिर, उनका पाकिस्तान क्रिकेट में कोई मुस्तकबिल नहीं है, वैसे भी रिटायर हो चुके थे वो, फिर उनको वर्ल्ड कप में खिलाया और अब वो खुद इंटेंशन जाहिर कर रहे थे पिछले दिनों। वो तो यहाँ तक उन्होंने कह दिया था कि जी मुझे अगर PSL और IPL में कोई चुनने का मौका मिले तो मैं अगले साल IPL खेलूंगा, क्योंकि अब वो ब्रिटिश नेशनल बन चुके हैं। अब पाकिस्तान की उनको जरूरत नहीं है, जितना यूज करना था पाकिस्तान को कर लिया उन्होंने, तो वो तो यहाँ तक कह चुके हैं। लेकिन अब जो हालात हो गए हैं तो इनका ये ख्वाब पूरा नहीं हो सकेगा IPL खेलने का, उनको दोबारा PSL ही खेलनी पड़ेगी। इसी तरह फहीम अशरफ को भी आपने देखा होगा, उनको कितने मौके मिले लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाए। हाँ, एक दो लड़के हैं, अली रजा जैसे एक अच्छा पेसर नजर आया, लेकिन बैटिंग में आपकी बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ कि हमें कोई ऐसा यंग टैलेंट नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो एक चीज आपको ये भी नजर आएगी कि वो बेचारों को मौका कहाँ मिल रहा है। जो रेगुलर ओपनर है 7वें पे खेल रहा होता है और जो हमारे स्टार्स हैं सो कॉल्ड, वो खुद शुरू में आ जाते हैं, 10-10 12-12 ओवर खा जाते हैं वो। उसके बाद स्पेशलिस्ट बैट्समैन होता है, उसके ऊपर प्रेशर होता है कि यार जाते ही मैं मारूं। सलीम खालिद साहब 30 सेकंड्स हैं, आज के मैच की क्या प्रेडिक्शन है? इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर्स। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम नो डाउट बहुत तगड़ी है और नाकाबिले शिकस्त। लाहौर का भी होम क्राउड है कुछ, शायद सलमान अली आगा के जो हम जिक्र कर रहे थे वो भी आज खेलेंगे, लेकिन लाहौर का होम ग्राउंड है, लाहौर की टीम भी बेहतर परफॉर्म कर रही है। इस्लामाबाद जैसे नहीं, लेकिन बेहतर परफॉर्मेंस है, तो एक अच्छा तगड़ा मुकाबला होना चाहिए। तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा ना कि जनाब अगर ये मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत भी जाती है तो पॉइंट्स टेबल पर वही सूरत हाल रहेगी जो इस वक्त बरकरार है। वो पहले लाहौर कलंदर्स 3रे नंबर पर है। उसके साथ साथ रिजवान की बात करें तो जनाब सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोरर तो वो हैं, लेकिन उनकी टीम मुसलसल शिकस्त खा रही है, जबकि जो दूसरे नंबर पर हैं साहबजादा फरहान, उनकी पोजीशन ये बताती है कि उन्होंने अपने मैचेस जितवाए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को, और आज भी जो मुकाबला होने वाला है उसमें ये एक स्पेशल विकेट होगी जो किसी भी बॉलर का सर फखर से बुलंद करेगी। तो जनाब देखते हैं कि कैसा मुकाबला होता है। अभी जाएंगे ब्रेक पर। वेलकम बैक। अब एक और खेल की बारी है। 39वें बांग्लादेश एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप की बात करते हैं, जहां पाकिस्तानी गोल्फर्स छाए हुए हैं, शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इस गोल्फ चैंपियनशिप का लेडीज टीम इवेंट पाकिस्तान के नाम रहा है और पाकिस्तान की जानिब से पाका एजाज और आनिया फारूक पर मुश्तमिल टीम ने लेडीज इवेंट जीत लिया है, जबकि खवातीन के इनफरादी मुकाबलों में भी कौमी गोल्फर्स ने अपनी बालादस्ती कायम रखी है, साबित करते हुए कराची की आनिया फारूक सैयद ने लेडीज टाइटल में पहली जबकि लाहौर की परखा एजाज ने दूसरी पोजीशन हासिल की है, जबकि मेन सिंगल्स में पाकिस्तान के नुमान इलियास ने दूसरी पोजीशन हासिल की है। मजीद बांग्लादेश में पाकिस्तानी परचम बुलंद करने वाली चैंपियन गोल्फर्स आनिया फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आनिया, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बांग्लादेश चैंपियनशिप का, और टाइटल जीतने की खुशी कितनी ज़्यादा महसूस हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आई एम ट्रूली हम्बल्ड बाय द एक्सपीरियंस एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी दैट आई मेड द नेशन प्राउड। जबरदस्त जबरदस्त। तो आनिया ये बताइएगा कि क्या कोई स्पेशल ट्रेनिंग की थी आप लोगों ने, जो टीम वर्क भी आपका अच्छा था और इनफरादी खेल भी अच्छा था? जी बिल्कुल, परखा एजाज और मैं काफ़ी टाइम से इस टूर्नामेंट की तैयारी भी कर रहे थे हम लोग, एंड हमारे ऑन एंड ऑफ अभी टूर्नामेंट सीजन भी चल रहा है, तो टूर्नामेंट्स की वजह से मैच टेम्परामेंट भी अच्छा हुआ था, तो इस वजह से भी हमारा काफ़ी अच्छा मैच रहा वहाँ पे भी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे आने ये बताएं कि बांग्लादेश में लोगों का रिस्पांस कैसा रहा जो आपने वहाँ पर एक्सपीरियंस किया? आई फील काफ़ी अच्छा, उन्होंने भी हर चीज़ बहुत वेल ऑर्गेनाइज थी, उधर से भी काफ़ी सपोर्ट हमें मिली, एंड क्योंकि काफ़ी सारी टीम्स भी आई हुई थी, एंड पाकिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश का एक डिफरेंट रिलेशनशिप भी है, तो दे वर रियली सपोर्टिव ऑफ एवरीथिंग। राइट। तो आनिया अपने बारे में जरा बताइएगा कि कब से खेल रही हैं गोल्फ और किसने मशवरा दिया आपको गोल्फ खेलने का?
मैंने गोल्फ स्टार्ट की थी 2012 में, ऑलमोस्ट 13 इयर्स हो गए खेलते हुए, एंड माय डैड हैज बीन माय बिगेस्ट सपोर्टर एंड उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो आई थिंक माय डैड, द क्रेडिट गोज टू माय फादर एंड माय कोच। ओके, तो आपका मेंटोर कौन है? माय कोच इज हिमसेल्फ अ प्रोफेशनल गोल्फर, मोहम्मद अशफाक, और वो भी पाकिस्तान में टॉप 10 प्रोफेशनल है। जबरदस्त। अच्छा, मुझे आनिया ये भी बताएं कि बहुत सारे अब लोगों में रुझान भी पैदा हो रहा है गोल्फ का, और बहुत अरसे से ही है, खासतौर पे अब लड़कियों में भी देखने में आ रहा है कि इंटरेस्ट ले रही हैं। तो एक अच्छा गोल्फर बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए एक इंसान में? आई फील गोल्फ के लिए सबसे ज्यादा तो आप में पेशेंस और फोकस की जरूरत होती है, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्पोर्ट, क्योंकि इसमें आपकी बॉडी के 100% स्किल्स यूज होते हैं। इफ यू आर नॉट मेंटली स्ट्रांग नहीं है आप, तो तब भी आपकी अफेक्ट होती है गेम। आपकी फिजिकल फिटनेस इसमें बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो इट्स लाइक एन ऑल स्पोर्ट। तो ये बताइएगा, आप किस चीज़ को ज़्यादा क्रेडिट देंगी जिसकी वजह से आप ये बांग्लादेश में भी आप जो है कारनामा सर अंजाम देकर आई हैं? आपको क्या लगता है कि आपकी टीम वर्क में क्या चीज़ थी जो बाकी टीमों में नज़र नहीं आई, और आपके इनफरादी खेल में क्या चीज़ थी जो बाकी प्लेयर्स में नज़र नहीं आई? आई फील कि एक अच्छे प्लेयर और एक एवरेज प्लेयर में सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथ का ही डिफरेंस होता है। तो जितना आप मेंटली स्ट्रांग होगे उतनी अच्छी आपकी स्किल्स और गेम होती है। So I feel Parfa and I made a great team, and I'm grateful कि Parfa and I were a team together. We made it possible, and हम लोगों ने पाकिस्तान का फ्लैग रेस किया है। ओके, तो बहुत सारी आनिया और परखा जो हैं वो आना चाहती हैं गोल्फ में, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? कौन से ऐसे कुछ बैरियर्स डेफिनेटली होते हैं जो उन्हें रोक रहे होंगे, आप उनको क्या मैसेज देंगी? I feel it's a great idea. Women should be in sports, any kind of sport, जो भी आपको पसंद हो, जिस चीज के बारे में भी आप passionate हो, you should definitely choose it. And golf अब बहुत ज़्यादा बढ़ भी रहा है पाकिस्तान में, thanks to PGF and our associations, जो कि junior golf development programs इतने initiate कर रही हैं, जिसमें young जो golfers हैं, they're being trained under skilled professionals. तो आई फील ये बहुत एक अच्छा हमारे मुल्क के लिए भी है कि यंग बच्चे जितनी भी गोल्फ को लेंगे उतना ज्यादा पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट है। राइट, तो आप ये बताइएगा कि इसके अलावा क्या करती हैं? खेलती तो हैं, हमने देखा है शानदार खेल खेलती हैं, लेकिन इसके अलावा क्या करती हैं? क्या आप पढ़ती हैं? तो नहीं, आई ग्रेजुएटेड एज अ डेंटिस्ट 2 years ago, तो मैं साथ में डेंटिस्ट हूँ एंड आई कीप गोल्फ विद इट। वाह, जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसकी भी डेफिनेटली आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती होगी, और आप प्रोफेशनल डेंटिस्ट तो आप हैं ही, तो कैसे मैनेज करती हैं दोनों चीज़ों को, और इसकी ट्रेनिंग के लिए कितना टाइम निकालती हैं? आई फील थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि गोल्फ बहुत डिमांडिंग स्पोर्ट है। एटलीस्ट 4 to 6 hours देने पड़ते हैं इसको रेगुलर बेसिस पे, एंड साथ में आई थिंक आपकी फिटनेस भी होनी चाहिए। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन टू प्ले वेल। तो बस 4 to 6 hours आपको गोल्फ को देने पड़ते हैं, साथ में an hour of gym, तो it works। आपने तो बार रेज कर दी है बाकी गोल्फर्स के लिए कि एक डेंटिस्ट है वो भी गोल्फ खेल रही हैं और ऐसी ज़बरदस्त गोल्फ खेल कर दिखा रही हैं। तो मुझे बताइएगा कि आपको कब लगता है कि किसी खेल के लिए कब से तैयारी शुरू करनी चाहिए? क्योंकि पढ़ाई तो हम सारी ज़िंदगी करते रहते हैं और मरते दम तक चलती रहती है, लेकिन खेल जो है कब शुरू करना चाहिए ताकि आप ज़रा ज़बरदस्त सा खेल पेश करें? I feel जितना early आप start करो, and there's a message that I would like to give to all the parents कि अपने बच्चों को किसी भी sport में डालें regardless of gender. Please put your kids into sports, whatever they like, maybe it's swimming, football, cricket, golf, anything. But क्योंकि एक sports आप जब खेलते हो आपकी personality develop एक बिल्कुल different way में होती है. So I would just give this message कि आपको जितना young age से आप start करा सको अपने बच्चों को golf या कोई भी sport, that's better क्योंकि by the time they're in their teens, early teens में then they can turn professional and then they can do better. बिल्कुल, और बहुत अच्छा मैसेज है आपका। अच्छा आनिया, मुझे बताएं कि इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद फैमिली फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था? अल्हम्दुलिल्लाह, everyone's happy, they're all so proud, and अल्लाह का शुक्र है कि ये पहली दफ़ा पाकिस्तान से कोई फीमेल गोल्फर बाहर जाके फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, एंड अल्लाह का शुक्र है कि ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है मेरे लिए। हमें आप पर फख्र है और हमें उम्मीद है कि आगे भी आप ऐसे ही परफॉर्म करेंगे। और इससे पहले कौन-कौन से इवेंट्स में आपने जो है पार्टिसिपेट किया और उनमें कामयाबियां ली हैं? इससे पहले भी मैं काफ़ी टूर्नामेंट्स के लिए पाकिस्तान से बाहर गई हूँ। जिस रिसेंटली मैं वियतनाम में थी फॉर वुमेन्स एशिया पैसिफिक, उससे पहले फाल्डो सीरीज में मैं सेकंड फिनिश किया था इन वियतनाम, दैट वाज 2 years ago।
और उससे पहले मैंने बांग्लादेश, श्रीलंका, पोर्चुगल और काफ़ी और ममालिक में रिप्रेजेंट किया हुआ है पाकिस्तान को। राइट, तो आनिया ये बताइएगा कि इम्प्रेस तो आपने बहुत सारे लोगों को किया, आपकी फैमिली और फ्रेंड्स को भी किया होगा, लेकिन किसी को इंस्पायर भी किया है कि वो इस रास्ते पर आए? I feel like this is an inspiration to all the young girls and जितनी भी अब गोल्फर्स खेल रही हैं पाकिस्तान में, जो जूनियर गर्ल्स हैं, उन सब के लिए भी एक इंस्पिरेशन है कि if I can do it, so can they। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इन दी एंड कोई मैसेज देना चाहेंगी? बस यही मैसेज है कि जितना अच्छा आप अपने बच्चों को एक हेल्दी करिकुलर एक्टिविटी में डाल सकते हैं उतना बेहतर है, ताकि पाकिस्तान एक बेहतरी की तरफ जाए। राइट, तो थैंक यू वेरी मच आनिया हमसे बात करने के लिए, और उम्मीद करते हैं आप यूं ही इंस्पायर करते रहें, यूं ही इम्प्रेस करते रहें, यूं ही पाकिस्तान का नाम बुलंद करते रहें। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी ख़वातीन हर जहत में, हर शोबे में अपना नाम बनवा रही हैं और कामयाबी के साथ वापस लौटती हैं। तो आनिया थैंक यू वेरी मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और हम उम्मीद करते हैं आप यूं ही पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद करती रहेंगी। अभी हम एक ब्रेक पर जाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। जरा जाते जाते मौसम की बात कर लेते हैं। तो शहर कायद में आइंदा 3 रोज के दौरान मौसम गर्म और मरतूब, जबकि मामूल से तेज हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात अर्ली वार्निंग सेंटर ने पेशगोई की है, जिसके मुताबिक कराची में आज ज्यादा से ज्यादा पारा 39 डिग्री तक तजावुज कर सकता है। हवा में नमी का तनासुब 50 से 55% तक बढ़ने के सबब असल दर्जा हरारत से ज्यादा गर्मी महसूस की जा सकती है। सूबे के बेशतर इलाके 2 मई तक गर्मी की लपेट में रह सकते हैं। उधर लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार है और महकमा मौसमियात ने गर्मी के मारे शहरियों के लिए खुशखबरी सुनाई है, वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। ये बताया गया है कि 1 मई से बारिश बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल होगा, जिससे लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान है। बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी। इस सारी जो मौसमी सूरत हाल है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। नज़ीर ज़ैगम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम साहब कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्लाह का करम। अंजुम साहब ये बताइएगा, कुछ मुतज़ाद सी खबरें आ रही हैं जिसमें एक जानिब तो कहा जा रहा है कि जो रवां हफ्ते या जो नेक्स्ट वीक है उसमें बहुत शदीद गर्मी पड़ने वाली है पाकिस्तान में और जनूबी एशिया में। तो ये वॉशिंगटन पोस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने ये कहा है। जबकि दूसरी जानिब ये दिखाई दे रहा है कि जो पंजाब है वहाँ पर थोड़ी सी गर्मी की हिद्दत में कमी का बताया जा रहा है। तो क्या आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है इस हवाले से? जी देखें, बिल्कुल उनका अपना एक एनालिसिस है। उन्होंने ये बात की, जबकि मैं आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान में तो इस किस्म की कोई सिचुएशन डेवलप होने नहीं जा रही है। पाकिस्तान का जो गर्म तरीन मुकाम है वो तुर्बत है, 53 पॉइंट समथिंग दर्जे हरारत के साथ दुनिया का 4था गर्म तरीन मुकाम है। और अभी इस किस्म के कोई दर्जे हरारत रिकॉर्ड नहीं हो रहे। मैक्सिमम 48 के करीब जो है वो नवाबशाह में रिकॉर्ड किया जा रहा है। और इस बात की तवक्को है कि पंजाब के अक्सर मैदानी इलाकों में कल से जो है वो गर्मी की शिद्दत में कमी हो जाएगी, जबकि सिंध में 2 मई से जो है इसमें सब्सिडेंस नज़र आ रही है। उसकी वजह जो है वो मगरिबी हवाओं का एक बारिश बरसाने वाला सिलसिला है, जो आज शाम या रात गए जो है मुल्क के बलाई इलाकों को मुतासिर करना शुरू कर देगा और आहिस्ता आहिस्ता ये स्प्रेड होता चला जाएगा मुल्क के बाकी इलाकों की जानिब, जिससे इस बात की तवक्को है कि बलाई पाकिस्तान, जिसमें KP, GB, आपका पोटोहार रीजन, पंजाब के बलाई इलाके, गलियात, मरी वगैरह, इन इलाकों में तो एक अच्छी बारिश, गरज चमक, आंधी के साथ नजर आ रही है और चंद मुकामात में ज़ालाबारी भी हो सकती है। सर, ज़ालाबारी का आपने जिक्र किया है, जरा बता दें कहीं वही वाली तो नहीं है जो इस्लामाबाद में हुई थी? तो उसके पेश नज़र एहतियाती इंतजाम लोग कर लें अपनी गाड़ियों के लिए, अपने सोलर सिस्टम्स के लिए। देखें जी, 1 से लेकर 5 मई तक जो है लाहौर, इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश होती रहेगी और इस दौरान ज़ालाबारी के इम्कानात बिल्कुल मौजूद रहेंगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर में हीटिंग बहुत ज़्यादा है। जब आपका मगरिबी हवाओं का सिलसिला, जिसमें ठंडी हवाएं होती हैं, वो मुल्क को मुतासर करेगा, तो टेम्परेचर कंट्रास्ट की वजह से इस किस्म की सिचुएशन डेवलप हो सकती है। तो हमें एहतियाती तदाबीर पहले से रखनी चाहिए। तो अंजुम साहब ये बताइएगा कि जो इस दौरान ट्रैवल कर रहे हैं वो लाहौर और इस्लामाबाद के माबैन, उनको क्या तरगीब देंगे आप कि किस तरह से अपना ट्रैवल प्लान करें? देखें जी, जो ट्रैवलिंग करते हैं या जो ट्रैवल कर रहे हैं हजरात, इस दौरान उनको चाहिए कि मौसम से बाकायदा तौर पर बाखबर रहें, अपनी ट्रैवलिंग को अकॉर्डिंग टू द फोरकास्ट रखें। नाउ कास्टिंग होती है PMD की वेदर ऐप पे, आप उसको
टाइम देख उसको इंस्टॉल करें तो जैसे ही कोई हार्श वेदर होता है तो आपको फौरन नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको सिचुएशन पता चल जाएगी। बिल्कुल ठीक है। और तो अंजुम साहब एक और चीज़, ये जो सिस्टम जिसका आपने जिक्र किया है, मगरबी हवाओं का जो सिस्टम है जो बालाई इलाकों को मुतासर करेगा, उसके बाद फिर बारिशें बरसाएगा, ये कब से कब तक रहेगा ये स्पेल? जी इनिशियली तो ये आज शाम गए से जो है मुल्क के इंतहाई बालाई इलाकों को मुतासर करना शुरू करेगा और 5 तारीख तक तो कंफर्म ये जो है मुल्क के अक्सर इलाकों पर मौजूद रहेगा। ताहम इस बात की तवक्को है कि ये 7 या 8 मई तक भी प्रोलॉन्ग हो सकता है। राइट, तो अंजुम साहब आंधी और तेज बारिश का इम्कान है लाहौर में, और आपने कहा तो यालाबारी तो हमने इस्लामाबाद में देखी है, क्या वो लाहौर में भी हो सकती है? देखें जी, नॉर्थ ईस्ट पंजाब जो हमारा शुमाल मशरकी पंजाब है वहाँ पर भी नम आलूद हवाओं का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहेगा और ये आप हेल को बिल्कुल भी रूल आउट नहीं कर सकते हैं। इस दौरान जो है चंद इलाकों में मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। तो अंजुम साहब जिस तरह से भी आगाज में आपने जिक्र भी किया, जो कराची में गर्मी की शिद्दत है वो 2 से 4 दर्जे ज़्यादा महसूस हो रही है। एक तो इसकी बेसिक रीज़न क्या है? क्या इसकी वजह जो है वो हवा में नमी ज़्यादा होने की वजह से ऐसा महसूस हो रहा है, और कराची का क्या आइंदा चंद दिन के लिए मौसम की पेशगोई है? देखिए जी, आज भी कराची के लिए एक गर्म दिन होगा। अभी 10 बजे के टेम्परेचर कल के निस्बत 1 डिग्री कम है, ताहम फिर आज भी तवक्को है कि 48 या 39 तक दर्जा हरारत जा सकता है। ताहम इस दौरान जो है वो कराची में जो समंदरी हवाएं हैं वो बेहतरीन थ्रस्ट के साथ चल रही हैं और तवक्को यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा तेज़ हवाएं रहेंगी वक्फे से। इस दौरान जब समुद्री हवाएं आती हैं तो वो अपने साथ नमी लेकर आती हैं। इस नमी की वजह से जो महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत वो एक्चुअल से 2 से 4 डिग्री ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से गर्मी महसूस की जाती है। अंजुम साहब, ये बताया जा रहा है कि एक्सपेक्टेड यही है कि गुज़िश्ता सालों से इस साल कहीं ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और मुख्तलिफ तज्जियों में ये सामने आ रहा है। मुख्तलिफ महकमे जो हैं दीगर ममालिक के वो बार बार इस चीज़ की पेशगोई कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास भी मौजूद है? देखिए जी, इंडिया की हम बात करते हैं पूरे खित्ते की, तो इंडिया में तो मार्च के आगाज़ से ही जो है वो टेम्परेचर जो हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा चल रहे हैं और स्टिल चल रहे हैं। काफ़ी उनके शहरों के दर्जा हरारत जो है वो 45 को क्रॉस करते हुए नज़र आ रहे हैं। लाइकवाइज हमारे पास जो दर्जा हरारत अप्रैल के हैं वो भी मामूल से ज़्यादा है और इस बात की तवक्को आज लास्ट डे है कि दिस ईयर जो अप्रैल है ये फर्स्ट 4 जो हमारे गर्म तरीन अप्रैल्स में से एक होगा। ठीक है जी, हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला मेहरबानी करे हम पर भी और जिस तरह से बाकी खित्ती सूरत हाल मौसम की बेहतर है। बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब हमारे साथ मौजूद थे। ओवरऑल जो वेदर कंडीशंस है उस पर हम बात कर रहे थे। आप लोगों को खुशखबरी हमने एक दे दी है कि आज से सिस्टम दाखिल हो रहा है, कल से मौसम बेहतर हो जाएगा, काफ़ी हद तक बारिशें भी होगी, यालाबारी का भी इम्कान है, तो एहतियाती तदाबीर अभी से कर लें जो आप लोगों ने करनी है। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।